हेलो। आज हम लोग फिजिक्स 11th शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेचर और यूनिवर्स में क्या क्या होता है, इसी जानेंगे। तो नेचर और यूनिवर्स को दो पार्टों में बांटा गया, या यूनिवर्स, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट में एक लिविंग थिंग्स आता है, दूसरा में नॉन लिविंग थिंग्स आता है। लिविंग्स जिसमें आप जान प्राण या फिर चल सकता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लिविंग। नॉन लिविंग में ये सारे चीज उपलब्ध नहीं होते हैं। अब आपको लिविंग्स में बोटनिकल सबस्टांस हो जाएगा, जूलॉजिकल सबस्टांस हो जाएगा, ठीक है। बोटनिकल सबस्टांस में बोटनी पढ़ेंगे, जूलॉजिकल सबस्टांस में जूलॉजी पढ़ेंगे। इसी तरह नॉन लिविंग्स में दो पार्ट्स हो जाएगा, एक रिएक्टिव हो जाएगा, दूसरा नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। जब रिएक्टिव की बात आएगी तो रिएक्टिव केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और नॉन रिएक्टिव की बात आएगी तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोग का टॉपिक, जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना हम लोग को फिजिक्स। सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। अब ये सारे पार्ट एक जगह कलेक्ट करेंगे तो उस जगह का नाम, उस पॉइंट का नाम होगा नेचुरल साइंस, ठीक है। क्या नाम होगा? नेचुरल साइंस। अब हम लोग को पढ़ना मेन टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट डू मीन फिजिक्स? अगर हम फिजिक्स शुरू करते हैं तो व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स, या फिर केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, या फिर रिएक्टिव क्या होता है, नॉन रिएक्टिव क्या होता है। जब तक कि हम लोग जानेंगे नहीं फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। या फिर बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है। तो हम लोग को मेन पॉइंट है, मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसलिए फिजिक्स की इसमें चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी फिर दूसरे पार्ट में देंगे। तो फिजिक्स यह एक ब्रांच, साइंस का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें नेचर में होने वाली घटनाओं या फिर नेचर के बारे में पढ़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स में एक चीज पढ़ा जाता है। अब फर्स्ट चैप्टर आपको 11th में पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो फिर यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, ये चीज देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। हमने फिजिक्स का डिफिनेशन लिखा कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब एक साइंस का शाखा है, ब्रांच है, विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, जो नेचर या नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है, बताता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है, साइंस की वो शाखा है जिसमें नेचर और नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में आप पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। आखिर फिजिक्स का गोल क्या है, क्या कारण है फिजिक्स का, ठीक है, स्कोप क्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि द अल्टीमेट गोल ऑफ फिजिक्स इज नोन। फिजिक्स का जो मोटिवेशन है, गोल है, अल्टीमेट है, ठीक है, अननोन है, इन्फिनिटी है, मतलब ये हर चीज के बारे में नोन करने के लिए अग्रसरित रहता है फिजिक्स, ठीक है। जो अननोन क्वांटिटी हो उसको नोन करने के बारे में ये समझता है या फिर उसके लिए प्रेरित रहता है। द अननोन रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज द नेचुरल फेनोमेना। उस अननोन रिलेशन में क्या क्या होगा, मैटर और एनर्जी से जो नेचुरल घटना होती है, ठीक है, उसके बारे में भी अध्ययन करा सकता है। तो इस तरह से फिजिक्स और फिजिक्स का गोल है, ठीक है, कि फिजिक्स क्या होता है। तो यह एक फिर से देखेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। तो यह नेचर और नेचर में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है, पढ़ाता है, आपको बताता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। दूसरे भाषा में आप फिर इसको कह सकते हैं, फिजिक्स डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर। दूसरे भाषा में फिजिक्स का डिफिनेशन दे सकते हैं कि फिजिक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर के बारे में अध्ययन कराता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। या तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में का अध्ययन कराएगा, बताएगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर के बारे में बताएगा, मैटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, अननोन क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। और फिजिक्स का गोल क्या है, तो फिजिक्स का बहुत सारा गोल है, अल्टीमेट गोल है, ठीक है, अल्टीमेट गोल है, इनफाइनाइट, जिसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो लिखा गया द अल्टीमेट गोल ऑफ फिजिक्स इज नोन, मतलब इसका गोल फिक्स नहीं है, इसका मोटिवेशन फिक्स नहीं है कि हम कितना चीज नोन कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी ये नोन कर सकता है, जो हर वो अननोन चीज हो। द अननोन रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जो अननोन रिलेशन है मैटर और एनर्जी का, वो आपको नेचुरल फेनोमेना कहलाएगा, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा फिजिकल क्वांटिटी। आखिर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या, कितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो दोज क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, ऐसा क्वांटिटी, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जब आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो फिर एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे लेंथ, ठीक है, ब्रीथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे मेजरेबल है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फ्लोर, रूम, रिवर, ठीक है, वाटर, ये सारे नॉन मेजरेबल है, आप मेजर नहीं कर सकते हो, दैट इज क्या हो जाएगा,
नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो अब फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया कि दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और दोज क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर, मतलब जिसको हम मेजर ना कर सकते उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब कौन सा चीज मेजर्ड होगा, कौन सा चीज नॉन मेजर्ड होगा, तो एग्जांपल्स में देखेंगे लेंथ, मास, टाइम, करेंट, ये सारा क्या हो जाएगा, एटीसी एक्सेट्रा, ये सारा मेजर हो जाएगा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, या कितना किलोग्राम, ठीक है, कितना सेंटीग्राम, कितना सेकंड, कितना आवर, ये सारे आपका मेजरेबल है, दैट इज ये आपका हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल में क्या हो जाएगा, जैसे बिल्डिंग, बस, रूम, एटीसी। अब जैसे आप बिल्डिंग, ठीक है, अब बिल्डिंग, कितना बिल्डिंग, बिल्डिंग का कौन सा पार्ट, कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा, ये इससे फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि वो बिल्डिंग कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, या फिर किस क्वालिटी का है, किस तरह का बस का लेंथ क्या है, ब्रीथ क्या है, हाइट क्या है, या फिर बस किस तरह का, रूम का भी वही कंडीशन है। ये सारे नॉन मेजरेबल्स है जिसको मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको रूम कहा गया तो ये पता नहीं चला, ये आप फुलफिल नहीं किया कि रूम का लेंथ क्या होगा, ब्रीथ क्या होगा, हाइट क्या होगा, फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा, या फिर उसका एरिया क्या होगा। उसी तरह बस का कंडीशन है, उसी तरह बिल्डिंग का कंडीशन है। मतलब इसमें आप जज नहीं कर सकते हो कि अगर केवल बस बोला जाए तो बस का लेंथ क्या हो सकता है, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जैसे मास बोला जाए तो आपको मास पता है, 5 केजी, 10 केजी, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। मास 5 केजी, 10 ग्राम समथिंग, टाइम 10 सेकेंड समथिंग, करंट में भी वही चीज होगा। तो ये सारे दो फिजिकल क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब इसमें आता है मेजर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। देखिए मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करना, स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करना हम लोग का मेजरमेंट कहलाता है। अब आता है यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच स्टैंडर्ड यूज, जिसका यूज स्टैंडर्ड में होता है फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए किया जाता है, दैट इज यूनिट। अब कह रहा है अगला टॉपिक है हाउ आर फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कितने में क्लासिफाइड करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा ड्राइव। फंडामेंटल का हिंदी में होगा आधारी यूनिट। आधारी जो ऑलरेडी बेसिक हो, नेचर में उपलब्ध हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं हो, दैट इज फंडामेंटल। और ड्राइव जो दूसरे पे डिपेंड हो, जो दूसरे पे डिपेंड हो, वो ड्राइव यूनिट। जो दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, खुद पे एस्टेब्लिश्ड हो, दैट इज फंडामेंटल यूनिट। अब लिखते हैं हम लोग कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। दो तरह का क्वांटिटी देखे थे, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, आई मीन फ्री हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। फर्स्ट में लेंथ है, मास है, टाइम है। लेंथ आप जो जानते ही है, मास भी जानते ही है, टाइम भी जानते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन होता है, करंट एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपको लाइट में यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में यूज होता है। तो लेंथ का मीटर होता है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मास का किलोग्राम होता है जो केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकंड होता है जो एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन होता है जो के से डिनोट करते हैं। करंट का एम्पियर होता है ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है ए मोल से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें दो और सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का अर्थ है कि सारे का डायमेंशन है, सातों का डायमेंशन है, ठीक है, दैट इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी।
दो ऐसे क्वांटिटी एंगल और प्लेन एंगल जिसका डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है, इसीलिए वो कहाँ रखा गया, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया। अब देख रहे हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, आई मीन डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री एंगल में रखा गया है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कहाँ, ठीक है, तो सिंपल, ठीक है, सिंपल जैसे दो ये दो जस्ट लाइक स्केल हुआ या जस्ट लाइक रबड़ हुआ या फिर पेंसिल हुआ, ठीक है, और ये दोनों मैच करेगा तो इस दोनों मैच को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, एक आर्क बना रहा है, दिस इज कॉल्ड थीटा, और ये आपका क्या हुआ, प्लेन एंगल हुआ। लेकिन सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, मतलब कि ये 3D में होता है। 3D का अर्थ हुआ जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर से जब किसी पॉइंट को कट करेंगे तो कुछ इस तरह का फोटो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल मेजरेबल किया जाएगा वो एंगल आपका 3D में होगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन होगा। तो प्लेन एंगल कहाँ मेजर किया जाएगा, 2D में, ठीक है, और सॉलिड एंगल कहाँ मेजर किया जाएगा, 3D शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल मतलब डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे लेंथ का डायमेंशन आप अगर पढ़ेंगे तो एल होगा, मास का एम होगा, टाइम का टी होगा, उसी तरह प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, सप्लीमेंट्री एंगल में रखा गया, ठीक है। तो प्लेन एंगल मेजर करता है थीटा, थीटा से सिंबल डिनोट किया जाता है, इसका रेडियन होता है। आप जो डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है, वो ऐसा यूनिट नहीं है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से सूचित करते हैं, स्टेरेडियन होता है। तो आपका जो प्लेन एंगल होगा वो 2D शेप में होगा और जो स्टेरेडियन होगा सॉलिड एंगल वो आपका 3D शेप में होगा। 3D शेप का अर्थ हुआ आपका स्फीयर हो जाएगा, ठीक है, फिर घर हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 3D शेप में हुआ। तो अगर मान लीजिए यहां से हमको सॉलिड एंगल निकालना हो, ठीक है, तो स्फीयर है, स्फीयर 3D शेप में, लेंथ पे तो राइट तीनों होता है, तो यहाँ से ओमेगा फाइंड आउट करेंगे और एक कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है, तो एक आपका बना रहा है, कोन बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके हम सॉलिड एंगल का एंगल निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइव क्वांटिटी देखेंगे। कह रहा दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ऐसा क्वांटिटी जो किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस किया जाए। आई मीन कोई भी क्वांटिटी जो डिपेंडेबल हो फंडामेंटल क्वांटिटी पे, मतलब जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड हो, आई मीन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होगा, लेंथ, मास, टाइम, इस पे डिपेंड हो। अब एग्जांपल में देखते हैं, स्पीड कैसे फंडामेंटल है, तो स्पीड का हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फिर टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैसे ही लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो उस तरह से डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपका, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप देखते हैं फोर्स, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो फंडामेंटल है बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। फिर देखेंगे तो मास, एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। और फिर एक टर्म आपका आ गया वेलोसिटी जो फंडामेंटल नहीं है, तो आप लिखेंगे मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ऑलरेडी एक टाइम आपके साथ है, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स भी आपका क्या हुआ, एक ड्राइव क्वांटिटी हुआ। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में वर्क, आप लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप लिखते हैं एनर्जी, ठीक है। ये सारे क्या हुआ, प्रेशर, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड हो, आई मीन दूसरे पे डिपेंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटी। मात्र केवल साथ ही ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, जो लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। बाकी दो बचा जो प्लेन एंगल और एंगल, जो क्या है, ठीक है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्ट है,
ठीक है, बट वो डायमेंशन लेस है। और बाकी जो बचे, उसके बाद जो बचे वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे ड्राइव क्वांटिटी हुआ, कैसे वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो रहा है। देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट कह रहा है दो सेट और कलेक्शन, मतलब ऐसा सेट या ऐसा कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल या ड्राइव यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब जिसमें फंडामेंटल या ड्राइव यूनिट का कलेक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तीन तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। और एमकेएस ही आगे चल के सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। ठीक है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस बहुत छोटी लेंथ थी, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी और सबसे बड़ी। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज अधिक होते थे, मतलब किसी चीज को मेजर करना है तो आपको अधिक टाइम लगता था, उससे थोड़ा सा कम टाइम इसमें लगता था और बहुत कम टाइम यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये आपको चल के एफपीएस का दूसरा नाम ब्रिटिश है, ब्रिटिश यूनिट है, चूंकि ये ब्रिटिश के समय। सीजीएस का दूसरा नाम फ्रेंच यूनिट है और एमकेएस का दूसरा नाम एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट एफपीएस। एफ का अर्थ होता है फुट, पी का अर्थ होता है पाउंड और एस का अर्थ होता है सेकंड। मतलब कि लेंथ मेजर करना होता था उस समय तो फुट का यूज करते थे, ठीक है, और मास यूज करना था तो पाउंड का यूज करते थे। यूएस वाले या यूके वाले पाउंड यूज करते हैं मास का, और टाइम हर जगह सेकेंड ही रहा। ठीक है, उसी तरह सीजीएस में सेंटीमीटर हुआ लेंथ का, मास का ग्राम हुआ और टाइम का सेकेंड हुआ। और एमकेएस में लेंथ का मीटर हुआ, मास का किलोग्राम हुआ और टाइम का सेकंड हुआ। हर जगह टाइम अपना वेरिएशन नहीं किया, यानी कि फिक्स रहा, मतलब सेकंड में ही हुआ। वेरिएशन क्या किया तो लेंथ और मास किया। लेंथ कहीं फुट में था, ठीक है, कहीं पाउंड में था, सेंटीमीटर में था, ग्राम में था। कोई यहाँ पे इरर नहीं था, बट इरर ये था कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज अधिक थे, कहीं पे वेरिएशन जाके हो जाता था। किसी आप जब कंट्री में जाएंगे, ठीक है, यूके वाले तो क्या पाउंड का यूज करते थे, फुट का यूज करते थे, और हम लोग क्या मीटर और सेंटीमीटर का यूज करते हैं। इसीलिए वेरिएशन को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए एमकेएस का यूज हुआ, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम हुआ, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस। मतलब कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा वो किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, मतलब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होगा वो एक्सप्रेस किया जाएगा फिजिकल क्वांटिटी में, या किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होगा फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन का सिंबल है बड़ी ब्रैकेट में सिंबल, अगर लिखते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि वो डायमेंशन फाइंड आउट करने का है या किया जा रहा है। अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों को तो साथ है, तो लेंथ का रिप्रेजेंटेशन एल किया जाता है, ठीक है, मास का रिप्रेजेंटेशन एम किया जाता है, टाइम का रिप्रेजेंटेशन टी किया जाता है, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो इसका के होता है, और इलेक्ट्रिक एम्पियर का ए होता है। इसी तरह से जब डायमेंशन में लिखेंगे, ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम के टर्म में लिखना है, तो एम कुछ, इसके पास मास कितना है, कुछ नहीं है, तो m0, ठीक है, l का पावर 1 है तो L1 T0, यानी कि लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L1 T0, या फिर आप केवल l का पावर 1 भी लिख सकते हो। वैसे ही अगर मास का लिखना होगा तो ML020। हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स के एक्सपोनेंट में कि किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, यहाँ वही इंप्लाइज हो रहा है। टेम्परेचर फिर वही चीज, m0 L, फिर T का पावर 1 और L भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केल्विन तो m0 L0 T0 और केल्विन का पावर 1 हो जाएगा। वैसे ही एम्पियर का हो जाएगा तो m0 L0 T0 K0 ये समथिंग, ठीक है। मोल का भी आप लिख सकते हैं, मोल, और कैंडेला का भी लिख सकते हैं CD, ठीक है। हमको ये साथ फंडामेंटल का याद रखना होगा कि लेंथ का L होता है, मास का M होता है, टाइम का T होता है, टेम्परेचर का K होता है, इलेक्ट्रिक करंट का A होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ठीक है, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का CD होता है। अब इस तरह से कुछ हमें एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखेंगे एरिया का अगर डायमेंशन निकालना, एरिया का रिलेशन किससे खींचते हैं,
लेंथ इंटू ब्रीथ, और लेंथ भी एक तरह का वो क्या है, डिस्टेंस है, और ब्रीथ भी एक तरह का डिस्टेंस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं L इंटू एल, यानी कि जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो m कितना है हम लोगों के पास, m0 L2 और t का पावर 0। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L2 t पावर 0। ठीक है, अगर वॉल्यूम लिखना हो हमको, वॉल्यूम का रिलेशन किससे किससे है, तो वॉल्यूम का रिलेशन है आपको लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको लेंथ भी एल ही होता है, ब्रीथ भी एल होता है, और हाइट भी एल होता है। तो जब आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखने आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, m0 L का पावर 3 t 0। ठीक है, उसी तरह अगर आपको डेंसिटी लिखना हो तो बहुत सिंपल है। तो डेंसिटी का रिलेशन किससे होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास का आपको पता है m, और वॉल्यूम का पता है L3। तो जब यहां लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, m1 L का पावर -3, और t क्या हम लोग के पास कुछ नहीं तो 0। उसी तरह अगर लिखना हो आपको स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड लिखेंगे या वेलोसिटी लिखेंगे। तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोगों के पास, डिस्टेंस एक तरह का एल है, और टाइम भी क्या है टी, टाइम को टी से करते हैं। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L t का पावर -1। ठीक है, अगर आपको लिखना हो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन किससे है, अब तो 9th में पढ़े। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी अभी निकाले, लेंथ, वेलोसिटी का रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ऑलरेडी एक टाइम इसके साथ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, और टाइम इंटू टाइम। तो क्या मिला, m0, आपको m0 हुआ L, और t का पावर क्या मिला -2। ठीक है, अगर आपको निकालना हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रिलेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो इसका रिलेशन आपको होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, वही चीज होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अभी देखें क्या मिला आपका, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी और टाइम बाय टी। तो आपको फिर इसका भी आपका क्या हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा m0 L t का पावर -2। ठीक है, अब फोर्स का अगर निकालना हो आपको तो क्या मिलेगा, फोर्स का रिलेशन सोचिए किससे आया होगा, तो फोर्स का रिलेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपको पता है क्या m, और एक्सेलरेशन का भी आप लिखे हैं LT -2, तो LT -2, तो क्या हो जाएगा m1 L1 t का पावर -2। ठीक है, उसी तरह अगर आपको वर्क का निकालना हो, ठीक है, तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का पता है आपको क्या, m L t का पावर -2, और ऑलरेडी डिस्टेंस है तो L। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो m L² t का पावर -2। ठीक है, कुछ और देखते हैं, फिर देखते हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स का रिलेशन होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स अभी आप पढ़े क्या होता है, डायमेंशन m L t का पावर -2, और टाइम का t होता है। तो इस तरह से डायमेंशन में क्या हो जाएगा, m L t का पावर -3। तो इम्पल्स का क्या हो जाएगा
एम एल, सॉरी, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1, तो एम एल टी का पावर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर सॉल्व करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपको पता है एम एल टी का पावर -2 और एरिया का एल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल का पावर क्या हो जाएगा -1 टी का पावर -2, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। ठीक है, अगर अब आपको लिखना हो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ जी, कांस्टेंट ऑफ जी, तो हमको पता है कि F इजकल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये जी आपको फाइंड आउट करना है, तो जी का वैल्यू आप निकालिए, जी इजकल टू एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। फोर्स का क्या होता है m, ठीक है, और तो फोर्स का होता है आपको क्या होता है m, अभी हम लोग लिखे हैं फोर्स का m एल टी का पावर -2, डिस्टेंस रेडियस है जस्ट लाइक डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बटा मास m इंटू एम, तो m से m गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन निकलेगा m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी कि इस तरह मिला m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। ठीक है, अगर आपको एनर्जी लिखना हो तो वर्क और एनर्जी दोनों आपस में क्या है सेम है, तो आप इंक्लूड जो लिखेंगे एनर्जी, तो एनर्जी में आपको आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फिर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और सब किसके बराबर होगा वर्क के। और वर्क का डायमेंशन अभी आप देखे थे, हम लोग क्या लिखे थे एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस क्या हो जाएगा टी का पावर -2। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आगे पढ़ना है सरफेस टेंशन, बस इसका रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का रिलेशन होता है फोर्स बटा लेंथ बटा लेंथ। तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी का पावर -2 और लेंथ का एल, तो कट गया तो मिला एम एल 0 टी का पावर, ठीक है, एम एल 0 टी का पावर -2। उसी तरह अगर सरफेस एनर्जी का लिखना होगा तो सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। सरफेस एनर्जी जो होगा आपको एनर्जी के बराबर होगा, और एनर्जी का आपको मिलता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। आपको बस क्या याद होना चाहिए, इस तरह से आपको केवल रिलेशन याद होना चाहिए। अगर रिलेशन याद होगा तो फिर आप सारे डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं। इस तरह से फोर्स कांस्टेंट का होता है कि फोर्स बटा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का भी हम लोग पढ़े एम एल टी का पावर -2 और एल, जब डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो एम एल 0 टी का पावर -। उसी तरह थ्रस्ट, थ्रस्ट किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या कैसे कैसे रिलेशन है, एम एल टी का पावर -2 होता है। टेंशन फोर्स के बराबर होता है, जो टेंशन का होगा वही फोर्स का। स्ट्रेस का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का एम एल टी का पावर -2 और एरिया का एल स्क्वायर, तो एल से एल कट जाएगा तो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। स्ट्रेन, स्ट्रेन का होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एल है, कितना चेंज है, और ओरिजिनल भी एल है, तो एल से एल कट जाएगा। तो कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 आएगा। एंगल, लेंथ बटा रेडियस, लेंथ का भी एल होता है रेडियस का भी एल होता है, तो कट जाएगा तो एम 0 एल 0 टी 0 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब 1/t, तो हो जाएगा m0 l0 t का पावर -2।
बहुत सारे है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम लोग अगर रिलेशन याद रखें तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। क्या? तो डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कुछ और क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने का मोटो क्या था, तात्पर्य क्या था। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में 4 तरह का होता है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, जब कांस्टेंट होगा तो वेरिएबल भी होगा। डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो फिर डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब एक एक करके देखिए। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, पहले दोज क्वांटिटी व्हिच वैल्यू आर कांस्टेंट, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, दे पॉजेस डायमेंशन, और उसका डायमेंशन भी हो, ठीक है। मतलब वैल्यू कांस्टेंट होने के साथ साथ उसको डायमेंशन में फाइंड आउट किया जाए, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है फिक्स्ड होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये सारा क्या होता है, फिक्स होता है, बस इसका डायमेंशन भी है। अब देखते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। तो बस अब इसमें जो क्वांटिटीज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा, उसके साथ साथ भी डायमेंशन होना चाहिए। एरिया, एरिया का वैल्यू वेरी करता है, अधिक कम, वॉल्यूम का भी वही कंडीशन है, डेंसिटी भी वेरी करता है, बट इस सबका डायमेंशन है। अब देखते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट में वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा बट डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन होगा। तो जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1 2 3 4 या पाई, ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट है बट इसका डायमेंशन नहीं है। वैसे देखेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल, तो डायमेंशनलेस वेरिएबल में वो जो वैल्यू होगा वेरी करेगा बट उसका भी डायमेंशन नहीं होगा। तो एंगल हो जाएगा, एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का भी देखे थे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। आखिर डायमेंशनल इक्वेशन का क्या यूज है या डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या यूज है, हम लोग ये देखेंगे। देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। There are those equations often by expressing any physical quantity in terms of power fundamental units या quantity। कह रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा इक्वेशन का वो किसमें होगा, फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटी के पावर में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। आखिर इक्वेशन करने का जैसे देखेंगे वर्क इज इक्वल टू mlt का पावर -2, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कर रहे हैं। मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला में से ब्रैकेट हटा देंगे तो वो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। वैसे ही मोमेंटम हुआ mlt का पावर -1 etc। अब क्या यूज है डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेशन का, क्यों पढ़ेंगे, तो देखेंगे द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का आसानी से इसमें किया जा सकता है या आसानी ये कर सकता है। दूसरा, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला, मतलब कि फार्मूला को भी ये चेक कर सकता है कि वो फार्मूला करेक्टनेस है या नहीं है। थर्ड में डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूला का भी डेरिवेशन इससे किया जा सकता है। मतलब कि 3 यूज है, पहला एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा चेक कर सकते हैं फार्मूला के एक्यूरेसी का या फार्मूला सही है या गलत है, और तीसरा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूला का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। अब बारी बारी से एक एक देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम कैसे होता है। देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड का जो डायमेंशन होगा, आई मीन LHS और RHS का, ठीक है, वो हमेशा सेम होगा। इससे मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो इसका डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करेगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का b इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी हो, वो क्या हो जाएगा lt माइनस 1, ठीक है। और एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है lt माइनस 2 इंटू टी। जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा lt माइनस 1 का डायमेंशन प्लस lt माइनस 1 और इधर भी बचेगा lt माइनस 1। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये इक्वेशन फुलफिल करता है। बहुत सारे इक्वेशन को हम चेक
कर सकते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करता है या नहीं करता है। ठीक है, वेरी सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इक्वेशन को चेक करना। कह रहा है फर्स्ट यूज था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे कि डायमेंशन की मदद से। अब देखते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये जो आधारित है फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे आधारित है, जो रिमेन सेम होगा व्हाट एवर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तब वो आप मेजरमेंट इक्वलेट होगा। जैसे एन यू एक फॉर्मूला मिला, एन यू इजकल टू कांस्टेंट, एंड कोई नंबर हुआ 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन समथिंग कुछ भी यू यूनिट हुआ। ठीक है, तो अगर दो सिस्टम कन्वर्ट करना है तो एक को 1 मानेंगे तो दूसरा 2 हो जाएगा, तो n1 u1 इजकल टू n2 u2। इसी की मदद से हम लोग एक कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन को डाइन में। ठीक है, तो 1 न्यूटन को डाइन में हम कन्वर्ट करेंगे, तो अभी तक हम लोग जानते थे कि 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, बट ये कैसे होता था ये हम लोगों को नहीं पता था। ठीक है, अब देखेंगे न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। ठीक है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब कि mL/T -2। ठीक है, और न्यूटन जो है आपका ऐसा यूनिट है, और डाइन जो है सीजीएस यूनिट है। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बाय फॉर्मूला आपको मिला हुआ है, बाय फॉर्मूला n1 u1 इजकल टू n2 u2। ठीक है, n1 u1 इजकल टू मिला हुआ n2 u2, कोई दिक्कत। n1 का वैल्यू दिया हुआ 1, n2 का वैल्यू दिया हुआ, सॉरी u1 का वैल्यू दिया हुआ SI यूनिट, n2 का वैल्यू पता नहीं, u2 का वैल्यू CGS यूनिट। चलिए वैल्यू पुट की, n1 का वैल्यू 1 है आपके पास, u1 यूनिट है SI में, और फोर्स का क्या होता है mL/T -2, तो आप लिखेंगे mL/T -2। ठीक है, समथिंग पावर डिनोट कर दीजिए अगर इसके। चलिए उसके बाद इजकल टू n2 पता नहीं, u2 आपको पता है CGS, और CGS में क्या होता है, ठीक है mL/T -2 इन CGS, तो 1 mL/T -2 SI बटा mL/T -2 CGS इजकल टू n2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है SI और CGS का। अब देखिए इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा, मास को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो मास इन SI बटा मास इन CGS। ठीक है, फिर लेंथ इन SI बटा लेंथ इन CGS, बस इसी कैलकुलेशन को कर रहे हैं। और फिर टाइम SI और टाइम CGS। ठीक है, इजकल टू n2। n1 का वैल्यू 1 है, तो 1 रखे ना रखे कोई मतलब नहीं। अब देखिए मास SI में क्या होता है, kg में होता है, तो क्या हो जाएगा 1 kg, क्योंकि 1 की बात है, और CGS में 1 ग्राम। ठीक है, लेंथ SI में मीटर, 1 मीटर। ठीक है, और CGS में क्या है 1 सेंटीमीटर, और टाइम हमेशा सेकेंड में होता है चाहे वो किसी चीज में। ठीक है, इक्वल टू n2, इतना कट जाएगा, सेकेंड कट जाएगा, तो
1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो शायद 1000 ग्राम होता है बटा 1 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, यह क्या बचा? N2। फिर मिला 100 इजकल टू N2। इस तरह से 10 का पावर क्या हो जाएगा? 5 डाइन इजकल टू N2। क्योंकि N2 का यूनिट क्या है? डाइन है। इस तरह से आपने प्रूव कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया कि 1 न्यूटन जो होता है 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कितना सिंपल है। बस आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो ये प्रूव करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। हमको करना है कि 1 जूल को बताना है कितना अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले जूल किसका यूनिट है? तो जूल एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या मिला हुआ? तो डायमेंशनल फॉर्मूला mL² T का पावर -2, ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिला हुआ। चलिए N1 कितना है? 1 है। N2 कितना है? जूल में, यानी कि एसआई यूनिट है। ठीक है, सॉरी N1 U1 यूनिट है ना, U1। N2 कितना है? पता नहीं। U2 कितना है? डाइन अर्ग है। ठीक है, और अर्ग किसका यूनिट होता है? सीजीएस का होता है, सीजीएस। ठीक है, अब चलिए बाय फॉर्मूला N1 U1 इजकल टू N2 U2। N1 का वैल्यू आपको कितना मिला हुआ? 1। U1 किस में है? जूल में है, तो इन पहले mL² T का पावर -2 एसआई यूनिट। ठीक है, दूसरा N2 पता नहीं, U2 भी एनर्जी का है, mL² T का पावर -2, और ये किस में हो जाएगा? सीजीएस में हो जाएगा। मल्टीपल इधर आएगा तो क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो mL² T का पावर -2, ठीक है, एसआई यूनिट बटा mL² T का पावर -2 सीजीएस इक्वल टू N2। एक साथ पावर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? m SI बटा m CGS, फिर L स्क्वायर बटा L स्क्वायर, और E हो जाएगा आपका SI में और ये हो जाएगा CGS में। ठीक है, और टाइम जो होगा T का पावर -2 और T का पावर -2, ये हो जाएगा SI और ये हो जाएगा CGS इक्वल टू N2। जब आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, SI में क्या होता है? मास केजी में होता है, तो मिलेगा 1 kg, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। फिर लेंथ SI में क्या होता है? 1 मीटर, और ये होता है 1 सेंटीमीटर पावर 2 है। फिर 1 सेकेंड, और फिर 1 सेकेंड का पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2। तो क्या सेकेंड गया, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, और ये हो जाएगा 1 ग्राम। फिर 100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर का पावर 2 इक्वल टू N2। सेंटीमीटर क्या? ग्राम से ग्राम में। क्या मेरे पास बचा? इधर बचा 1000 और इधर 100 इंटू 100 N2, क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3 2 5 2 7, और ये किस में हो जाएगा? अर्ग में N2, यानी कि 1 जूल जो हो जाएगा 10 का पावर
7 आर के बराबर होगा। अभी तक हम लोग ये क्या किए थे, पढ़े थे, रटे थे, लेकिन अब इसका फाइनल कैलकुलेशन देखें कि कैसे 10 का पावर 7 होता है। सेकेंड पॉइंट था चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूला, मतलब डिफरेंट फॉर्मूला को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। तो देखेंगे वेदर अ गिवन रिलेशन या फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला दिया हो या रिलेशन दिया हो, इट्स करेक्ट और नॉट करेक्ट कैन बी चेक, मतलब वो सही है या गलत है हम चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखे थे कि अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो सबका पावर क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का। उसी के माध्यम से हम इसको चेक करेंगे। तो एक एग्जांपल लिखे हैं कि चेक द करेक्टनेस द रिलेशन दिया हुआ t = 2 पाई रूट अंडर L/G, इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले LHS देखते हैं। तो LHS में t, तो डायमेंशन ऑफ t क्या हो जाएगा, हम लोग डायमेंशन ऑफ t क्या पढ़े हुए, टाइम का t पढ़े, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट कि डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS है 2 पाई रूट अंडर L/G। आपको पता है जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब ये डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ देंगे तो लेंथ का क्या होता है L होता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या मिलेगा आपको LT का पावर -2, ठीक है, LT का पावर -2। तो लेंथ से लेंथ गया, क्या मिलेगा हमको, तो रूट अंडर t, तो नहीं हट जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा t इक्वेशन 2। देखिए तो LHS में भी t आया और RHS में भी t आया, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 LHS = RHS। वेरी सिंपल, हमको रटना नहीं, केवल समझना है, मतलब कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद होनी चाहिए, तो फिर आप इजीली किसी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं। कह रहा चेक द करेक्टनेस करना है रिलेशन को, U B 2s का एक रिलेशन है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन है, S क्या है आपका डिस्टेंस है। एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये डायमेंशनली सही है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं LHS में आपको क्या मिला हुआ, तो LHS में मिला हुआ v² - u², तो v² मतलब कि LT-1 का स्क्वायर और फिर -LT-1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा L² t का पावर -2 और L² t का पावर -2। ये डायमेंशनली आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ कि दोनों का वैल्यू आपको जो आया L² - t आया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा रिलेशन है RHS में 2as, तो 2 आपका कांस्टेंट है, ठीक है, जो डायमेंशनलेस होगा। एक्सीलरेशन का क्या होगा LT-2 और फिर L, तो आप लिखेंगे तो L² t का पावर -2। देखिए तो डायमेंशनली करेक्ट आया, दोनों करेक्ट है। तो इस तरह से नाउ फ्रॉम 1 and 2 LHS = RHS, क्या हुआ डायमेंशनली करेक्ट है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सोचने की विचारने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड यूज है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब एक अननोन इक्वेशन को फाइंड आउट किया जाता है थर्ड यूज से। एक इक्वेशन देख रहे हैं, एक रिलेशन दे रहा है टाइम पीरियड, मतलब ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब गिवन दिया हुआ है t डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। समथिंग हम पावर ले लेंगे ए और बी, तो या t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ठीक है, लेंथ का और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो t = k LA/GB, मतलब लेंथ का पावर a होगा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर g होगा।
हियर k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब हम इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे तो टाइम का क्या होता है m0 L0 t का पावर 1, ठीक है। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ का क्या हो जाएगा l का पावर a, ठीक है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t का पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा b। जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो लेंथ का पावर a, l का पावर b और t का पावर इधर हो जाएगा -2b, और यहाँ पे हो जाएगा m0 L0 t का पावर -1, फिर m0 L0 t1 इजकल टू पावर रिपीट कीजिए तो a प्लस b और t का पावर -2। यहाँ क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, according to प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो होमोजेनिटी पावर इक्वेट करेंगे तो लेंथ का पावर क्या है a प्लस बी इजकल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, और -2b इजकल टू 1, तो यहाँ से b इजकल टू -1/2 निकला। अब b का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, b का वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, तो नाउ फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन ए आप ले लीजिए, नाउ फ्रॉम 1, तो a -1/2 इजकल टू 0, तो a इजकल टू 1/2, a का वैल्यू हमको क्या मिला 1/2। अब a और b का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन ए में, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन ए, तो आपका t का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, लेंथ का पावर 1/2 और g का पावर -1/2, यानी कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/G का पावर 1/2, क्या मिला g का पावर 1/2। अगर आप पावर हटाएंगे, ठीक है, तो मिलेगा t, अभी क्या हो जाएगा k √L/G। इस तरह से एक रिलेशन मिला कि टाइम पीरियड का जो रिलेशन होगा इजकल टू k √L/G। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि द फोर्स F है एक्टिंग ऑन ए बॉडी है, मास m, मतलब कि फोर्स जो डिपेंड कर रहा है मास पे, रेडियस पे, और क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है। हम अपने से पावर a b c लेंगे, तो या F इजकल टू k m a r का पावर b और b का पावर c, ये क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे तो फोर्स का क्या होगा m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर इजकल टू मास का होता है m, रेडियस का होता है आपका b l, और वेलोसिटी का होता है l t का पावर -1 का पावर, और पावर रिपीट कीजिए तो m a हो जाएगा, l का पावर b हो जाएगा, और l का पावर c, t का पावर -a, और यहाँ मिलेगा m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। तो m का पावर आपका सिंगल 1 है, l का पावर b है और प्लस c है, और t का पावर क्या है -c, और यहाँ है m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। फिर जब आप पावर रिपीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तो a इजकल टू 1, ठीक है, b प्लस c इजकल टू क्या हो जाएगा 1,
इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 और माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। सी का वैल्यू आपको 2 मिला। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए सी का किस में 3 में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 तो b + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो b इज इक्वल टू 1। ए बी सी का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 1 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा k m का पावर a का पावर 1 है, उसके बाद है आपका क्या r, और r का पावर b है, b का पावर 1 है, और b का पावर c है, c का पावर 2 है। तो क्या मिला, ठीक है। आपको r का पावर b है, सॉरी, तो +2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2, तो b का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो f इज इक्वल टू k m v²/r। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे mv²/r, तो mv²/r आ गया। देखिए तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। इस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन है, कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर टेकन इन किलोमीटर। मतलब अब हमको जो फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन, उसका यूनिट जो होगा किलोमीटर में होगा और आवर में होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे n1 कितना दिया हुआ है 5, और u1 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और n2 पता नहीं, क्योंकि u2 जो दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग दिखाते हैं वी नो दैट n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 का वैल्यू कितना है आपके पास 5, u1 का वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है, ऐसा यूनिट रहता है एक्सीलरेशन का। तो इसका डायमेंशन क्या होगा m0 l t का पावर -2। तो लिखेंगे m0 l t का पावर -2, ठीक है। मान लीजिए 1 1 1 1, और n2 पता नहीं, लेकिन u2 पता है m0 तो नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि सारा फंक्शन इसका किससे रिलेटेड है 2 से रिलेटेड है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, तो m1 l1 t1 का स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा m2 l2 t2 का स्क्वायर इक्वल टू n2। m क्या लिखेंगे m1 बाई m2 l1 बटा l2 t1 बटा t2 -2 इक्वल टू n2। फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू m1 किसमें है मीटर में है, तो लिखेंगे 1 मीटर बटा m2 का वैल्यू किसमें है m2 यूनिट वाला वैल्यू किसमें है किलोमीटर में, तो लिखेंगे 1 किलोमीटर। फिर L1 लेंथ, सॉरी मास तो केजी में है, मास इसका किसमें होता है मीटर पर सेकंड किसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मास तो 0 है, तो मास का कोई वैल्यू नहीं होगा, ए डायमेंशन लेस हो जाएगा। सिंपल लेंथ और टाइम का वैल्यू आप रख के अपने निकाल सकते हैं। तो इसको छोड़िए, हटाइए इसका कैलकुलेशन। लेंथ किसमें है, तो लेंथ का वैल्यू आपको मीटर में है, तो 1 मीटर बट्टा किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर, ठीक है। और फिर T1
किसमें है, सेकंड में है, और इसमें किसमें है, आवर में, इक्वल टू N2। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, हमको किलोमीटर में चेंज करना है, कर देंगे चेंज, 5 इंटू किलोमीटर को, मीटर को किलोमीटर में आप चेंज करें तो क्या लिखेंगे, 1/1000 किलोमीटर बटा 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 बटा, अब सेकंड को जब आप आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60 आवर बटा 1 आवर का स्क्वायर, देखिए माइनस में है, इक्वल टू N2। आप जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 1/1000, ठीक है, इंटू 1/60 इंटू 60, ठीक है, और पावर कितना है आपका, -2 है, तो जब पावर -2 है तो हम तो ऊपर लेंगे, इक्वल टू N2, तो 5 इंटू 1/1000, 60 इंटू 60, ठीक है, तो 60 इंटू 60 को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1020, तो इक्वल टू N2, तो 5 इंटू 6 इंटू 6 बटा 10, N2, 5 2 जा 2 3 जा, तो आपको कितना मिला, 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इक्वल टू N2, ठीक है, इस तरह से N2 का वैल्यू कैलकुलेट हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं, और क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी एन ऑफ वेव अंडर टेंशन डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ एंड लेंथ एल ऑफ वेव एंड मास m of unit length of the wave, then prove that n directly proportional 1/L root under f बटा m। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंड है किस पे आपको डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, फिर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और फिर मास पे डिपेंड कर रहा है। ये 3 क्वांटिटी पे डिपेंड है, इसका पावर A B C, आपको जो मानो आप ले सकते हैं। फिर या n इक्वल टू K F A L B M से इक्वेशन फर्स्ट, K इक्वल टू क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, हम लोग का K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का वो अब डायमेंशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि लेंथ बटा टाइम था, LT-1, उसके पास दिया हुआ है लेंथ, लेंथ का क्या होता है L, फिर दिया हुआ है मास का, जो दिया हुआ है मास ऑफ यूनिट लेंथ, तो मास बटा लेंथ यानी कि m बटा L, तो ml का पावर -1। अब इसको पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का हम क्या लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का अभी आपने लिखा कि LT माइनस क्या हो जाएगा 0, तो m0 L0 T का पावर -1 K, तो K डायमेंशन ऐसा कांस्टेंट नहीं होता, फोर्स, ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है mlt का पावर -2, mlt का पावर -2 का पावर A, फिर कह रहा लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, तो लेंथ का हो जाएगा L, और मास पर यूनिट लेंथ का ml का पावर -1 C, ठीक है। अब आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो m0 L0 T का पावर -1 इक्वल टू ma La T का पावर -2 है, और Lb mc L का पावर -1, पावर इक्वेट कीजिए तो m के साथ दिस a प्लस c, L के साथ है a प्लस b माइनस c, और t के साथ है -2a, और यहाँ जो बचा हुआ m0 L0 T का पावर -1। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है पावर इक्वेट करेंगे तो
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2 कर लीजिए। फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। और 4 में माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a का वैल्यू आपको क्या मिला, 1/2। उसी तरह c का वैल्यू निकालेंगे। नाउ फ्रॉम सेकंड, a इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, अब इस सारे वैल्यू को रखेंगे 3 में, तो नाउ फ्रॉम 3, तो a का वैल्यू है -1/2, p का वैल्यू पता नहीं, और c का भी वैल्यू है आपका कितना, सॉरी a का वैल्यू है 1/2, b का पता नहीं, और c का जो वैल्यू है वो कितना मिला होगा c का वैल्यू, तो आपको c का वैल्यू यहां से निकलेगा -1/2, -1/2 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू, आपको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो 2/2 -1। ठीक है, b का वैल्यू आपको मिला -1। अब ये सारे वैल्यू को कहां पुट करेंगे, 1 में। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो n इज इक्वल टू k, f का वैल्यू a है, और a का वैल्यू जो आपको मिला हुआ है 1/2। उसके बाद है l का वैल्यू b का वैल्यू -1 है, और m का वैल्यू c है, और आपको c का वैल्यू क्या मिला हुआ है, -1/2। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, k इंटू 1/l रूट अंडर f/m। चूंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो इस तरह से आपको रिलेशन क्या मिला, n इज इक्वल टू k/l रूट अंडर f/m। इसी रिलेशन को वेरीफाई करना था, इस तरह से रिलेशन वेरीफाई। बहुत सिंपली है, बस थोड़ा थोड़ा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए या सीख गए हो तो आप इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given by x is equal to a plus b plus ct square plus dt cube, find the dimension of a b c and d। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट टर्म है x is equal to a, और ठीक है, x क्या आपका, तो x डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसे वो क्या होता है, l होता है, इस तरह a, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अगेन फिर निकालेंगे, अगेन x इज इक्वल टू बी टी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी। तो x डिस्प्लेसमेंट है, तो l, b पता नहीं, और t क्या है, टाइम। तो यानी कि l t का पावर -1 इज इक्वल टू b का भी मिल गया। अगेन ठीक है, फिर x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, तो x का लेंथ होता है, और c पता नहीं, टी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, l t का पावर -2 इज इक्वल टू c। अगेन डी टी क्यू इज इक्वल टू x, तो d t का क्या हो जाएगा, t का क्यू, और इज इक्वल टू लेंथ। अब सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू एल टी का पावर -3, कितना है, इस तरह से सारे निकल गए। a का लेंथ l हो जाएगा, ठीक है, और बहुत डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l और t0 कर लेंगे। ठीक है, b का जो आपका निकलेगा lt का पावर -1 निकलेगा, c का जो निकलेगा lt स्क्वायर निकलेगा, d का जो निकलेगा lt का -3 निकलेगा। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक रिलेशन दिया हुआ है, P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो R गैस कांस्टेंट का आपको डायमेंशन निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है आपका PV इज इक्वल टू RT, P फॉर प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन आपको क्या होता है, M
एल का पावर -1 टी का पावर -2, ठीक है। P, उसके बाद V फॉर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, फिर हम वॉल्यूम का लिखेंगे। अब V वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो L Q, ठीक है। उसके बाद होता है R, तो R पता नहीं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, तो Q। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m l -1 t का पावर -2 l का Q और यहां बचेगा K, तो R। सॉल्व करेंगे तो वो क्या मिलेगा, m l का पावर 2 t का पावर -2 और K का पावर -1 इजिकल टू R। तो क्या मिला, m l², ठीक है। चूंकि प्रेशर वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब एल की हो जाएगा, ठीक है। तो t का पावर -1 में t का पावर 3 जब आप क्या हटाएंगे तो इस तरह से बचेगा m l² t का पावर -2 k का पावर -1 इक्वल टू r। तो गैस कांस्टेंट को हमने क्या किया, निकाल दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास देखेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे एम करीम बुक, एक न्यूमेरिकल्स बुक आती है जो आईएससी लेवल का है, ठीक है, +2 लेवल के लिए, आईआईटी के लिए, अदर इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े, इसी का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं।